जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के कुछ ऐसे परमानेंट योगों के बारे में जो आपको पूरी जिंदगी परेशानी देते हैं। जैसे दरिद्र योग है, अमावस्या योग है, पाप कर्तरी योग है, ऐसे ही और भी बहुत सारे योग हैं जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये अगर आपकी कुंडली में हो तो आपको कुछ परेशानियां जिंदगी भर बनी रहती हैं। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, आप जिंदगी भर उनसे लड़ रहे हो, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, जिंदगी भर परेशानी है, इमोशनल सपोर्ट की बात है, जिंदगी भर आपको कभी किसी का साथ ही नहीं मिला। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आपकी कुंडली के कुछ योग, परमानेंट बने हुए योग आपकी जिंदगी में हमेशा बना के रखते हैं। मैं उन योगों की बात नहीं कर रहा हूं जो कुछ महादशा अंतरदशा की वजह से कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद दूर हो जाते हैं। वो योग जो परमानेंटली रहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दरिद्र योग की, क्योंकि ये हर एक की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पैसे की कमी आपकी जिंदगी में, जो आपका पैसा है, इच्छा पूर्ति है, ये देखी जाती है सेकंड हाउस से और 11th हाउस से। मैं अपनी हर एक वीडियो की शुरुआत में थोड़ा बेसिक बता देता हूं कुंडली का, ताकि सबको समझने में आसानी रहे। हर एक की कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं जो फिक्स होते हैं। आपको अभी जो ये कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये हाउस के नंबर्स हैं। जहां नंबर 1 लिखा है वो पहला हाउस है, जहां 4 लिखा है वो चौथा हाउस है, 9th लिखा है वो 9th हाउस है। ये आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, सबकी कुंडली में हाउसेस यही रहेंगे। लेकिन आप कहोगे कि जहां पे इस कुंडली में 1 लिखा हुआ है, आपकी यहां पे तो कुछ और नंबर लिखा हुआ है, तो वो हाउस का नंबर नहीं लिखा, वो राशि का नंबर लिखा हुआ है। हाउस फिक्स है, कुंडली में हाउस कभी नहीं बदलते। अब जैसे आपका घर है, हो सकता है आपसे पहले ये किसी और का हो, आपने किसी और से खरीदा हो, आप ऐसे कल की डेट में बेचोगे, ये किसी और का हो जाए, तो मालिक बदल सकते हैं लेकिन हाउस तो वही रहेगा ना। इसी तरह से कुंडली में भी हाउस सेम रहते हैं। अब किसकी कुंडली है, उसमें कौन सी राशि बैठी है, यह बताता है कि उस हाउस का उस इंसान के लिए मालिक कौन है। इसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि जितने भी ये नंबर्स आपकी कुंडली में लिखे हुए हैं, ये राशियों के नंबर्स हैं, क्योंकि राशियों का सीक्वेंस फिक्स होता है। 1 नंबर की राशि मेष है, 2 नंबर की वृष है, 3 नंबर की मिथुन है, इसी तरीके से 12 राशियां होती हैं और ये सीक्वेंस हमेशा फिक्स होता है। इसी वजह से कभी राशियों के नाम नहीं लिखे जाते, सिर्फ नंबर लिखा जाता है, क्योंकि पता है कि अगर 3 नंबर लिखा तो मिथुन राशि ही होगी, अगर 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि ही होगी। इसी वजह से राशियों का नाम नहीं लिखा जाता, नंबर लिखा जाता है। और जो नंबर किसी हाउस में लिखा हुआ है, उस राशि के लॉर्ड उस हाउस के लॉर्ड कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 5 नंबर राशि किसी हाउस में लिखी हुई है, तो मतलब वहां बैठी है सिंह राशि, जिसके मालिक होते हैं सूर्य, तो उस हाउस के मालिक हो गए सूर्य भगवान। तो ये हो गया कुंडली का बेसिक नॉलेज, जो आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी था। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। किसी की भी कुंडली में जो सेकंड हाउस होता है, ये धन का स्थान माना जाता है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का स्थान माना जाता है। तो जो सेकंड हाउस के मालिक होते हैं वो धन स्थान के मालिक, और 11th हाउस के मालिक इच्छा पूर्ति के मालिक कहे जाते हैं। अब जो इस हाउस के मालिक हैं, वो अगर 6th, 8th या 12th हाउस में आके बैठ जाएं, इसे कहा जाता है दरिद्र योग। मतलब धन स्थान के मालिक अगर 6th में आके बैठ जाएं, या फिर 8th में बैठ जाएं, या फिर 12th में बैठ जाएं, 11th हाउस के मालिक 6th में आके बैठ जाएं, या 8th में आके बैठ जाएं, या 12th में आके बैठ जाएं, इसे कहा जाता है दरिद्र योग। क्योंकि सेकंड हाउस धन का है, 11th इच्छा पूर्ति का है, 6th हाउस होता है रोग रिपु ऋण का। अगर धन के मालिक, इच्छा पूर्ति के मालिक कर्जे के हाउस में आके बैठ गए, तो आपका जो धन है वो कर्जे में चला जाता है। 8th हाउस सडन इवेंट्स का हाउस होता है, लॉस का हाउस माना जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का हाउस माना जाता है। सेकंड हाउस है 11th हाउस के मालिक अगर 8th हाउस में आके बैठ जाए, तो आपका धन भी सडनली, आपको धन का लॉस हो सकता है, आपको सडन कोई ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें आपका पैसा एकदम से चला जाए। 12th हाउस होता है खर्चे का हाउस, हॉस्पिटल का हाउस, कोर्ट कचहरी का हाउस। अगर सेकंड या 11th हाउस के मालिक 12th हाउस में आके बैठ जाए, तो आपका पैसा अस्पताल में खर्चा हो सकता है। खर्चे का भी हाउस होता है 12th, तो जबरदस्ती के खर्चे, बिना किसी रीजन के पैसा आया नहीं, खर्चे के रास्ते पहले आ गए आपके पास, ये देखने को मिल सकता है आपको। और यहां मैं ये बात क्लियर कर दूं कि यहां पैसा कमाने में इशू नहीं होता, पैसा बचाने में इशू होता है। हो सकता है आपको इनहेरिटेंस में काफी प्रॉपर्टी मिल जाए, हो सकता है आपको कोई जॉब या बिजनेस ऐसा हो जिससे आपके पास पैसा आ रहा हो, क्योंकि वो दूसरे ग्रहों की वजह से भी हो सकता है। ये जो आपका दरिद्र योग है, ये आपके पास पैसे बचने नहीं देता। अब प्रॉब्लम मैंने बता दी, सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। 6th हाउस जो होता है, ये सेवा का हाउस माना जाता है। अगर सेकंड या 11th हाउस के मालिक 6th हाउस में आके बैठ गए हैं, सेवा करनी चालू कीजिए। सेवा का मतलब आप मंदिर में जाके झाड़ू लगाने का काम होता है, पोछा लगाने का काम होता है, किसी और तरीके की सेवा होती है, मूर्तियों का श्रृंगार हो गया। आपने देखा होगा कई लोगों को जब शिव मंदिर जाते हैं, शिवलिंग की सफाई कर रहे होते हैं, ऐसे काम आपको करने हैं।
बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अगर कहा जाए तो गुरुद्वारे में देखा जाता है, वहां पे तो सेवा करने का प्रॉपर प्रोसेस होता है। खाना बना सकते हो आप, जूते रखने का काम कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। किसी भी धार्मिक जगह पे जाके अगर आप सेवा करने लगते हो, और जरूरी नहीं है धार्मिक जगह ही हो, अनाथालय चले जाइए, वृद्धाश्रम चले जाइए, अंध आश्रम चले जाइए, किसी भी जगह जहां लोगों को मदद की जरूरत हो, अगर आप वहां जाके फिजिकली हेल्प कर रही हैं, दान नहीं करना कि पैसे दे आए जाके, उससे फायदा नहीं होगा। फिजिकली हेल्प अगर आप वहां पे जाके करते हो किसी भी धार्मिक जगह पे या फिर किसी जरूरतमंद के लिए, तो आपका यह दरिद्र योग कट जाता है। अगर सेकंड या 11th हाउस के मालिक 8th हाउस में आके बैठे हुए हैं, ये होता है दान का हाउस। अब आपको जितने भी जरूरतमंद लोग आपको दिखें, वहां पे ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं कि अगर आपको कोई जरूरतमंद दिखे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जाके जितने भी आपको कोई मांगने वाला मिल रहा है आप उसको पैसे दो ही, जो आपको जरूरतमंद लग रहा हो। आपके घर में जो हाउस हेल्प आते हैं वो भी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उनके बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है या फिर किसी और चीज की हेल्प की जरूरत है, आप उनकी हेल्प कीजिए, दान कीजिए, फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, तो आपका 8th हाउस का जो दरिद्र योग होता है ये कट जाता है। वहीं बात करें 12th हाउस के दरिद्र योग की, तो 12th हाउस सेविंग्स का हाउस होता है, हॉस्पिटल का और कोर्ट कचहरी का भी हाउस होता है। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय, पहला तो सबसे सिंपल उपाय यह है कि सेविंग्स करना चालू कर दो। चाहे 100 रुपए की भी सेविंग करो, लेकिन हर महीने कुछ भी हो जाए, आपको पहले सेविंग करनी है, फिर खर्चा करना है। लोगों की आदत होती है ना कि पहले खर्चा कर लेंगे, उसके बाद जो बच गया उसे सेव करेंगे। नहीं, अगर आपके पास 10,000 की भी सैलरी आ रही है, उसमें से पहले 100, 200, 500 रुपए सेव करो, जो बचा हुआ पैसा है उसे खर्च करो, तो आपका ये 12th हाउस का दरिद्र योग कट जाता है। इसके अलावा भी इसके 12th हाउस के उपाय होते हैं कि आप हॉस्पिटल्स में जाके कुछ ना कुछ पैसा देते रहें, कोर्ट कचहरी की जो चीजें होती हैं वहां पे जाके कुछ ना कुछ हेल्प करते रहें, किसी ना किसी तरीके का पैसा देते रहें, ये भी होता है। लेकिन मेन आपके लिए चीज रहेगी कि आप सेविंग करते रहो, चाहे किसी भी फॉर्म में करो, तो आपका दरिद्र योग जो होता है ये कट जाता है। अगले योग की अगर हम बात करें तो उसे कहा जाता है पाप कर्तरी योग। अगर आपकी कुंडली में कहीं शुभ ग्रह बैठे हैं, गुरु हैं, चंद्रमा हैं, अगर इनके आगे और पीछे दोनों जगह पे कोई पाप ग्रह बैठ जाए, जैसे चंद्रमा का ले लेते हैं कि चंद्रमा मान लीजिए 7th हाउस में बैठा है, 6th हाउस में शनि बैठ जाए, 8th हाउस में राहु बैठ जाए, तो इसे कहा जाएगा पाप कर्तरी योग, कि जो शुभ ग्रह है वो पाप ग्रहों के बीच में फंस गया। ऐसी सिचुएशन में जो हाउस है जिसमें यह पाप कर्तरी योग बना है उसके भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो ग्रह इस पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है उसकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो अभी मैंने जैसे बताया आपको, चंद्रमा अगर शनि और राहु के बीच में फंसा हुआ है तो आपको जितनी भी परेशानियां होंगी लाइफ में, वो मानसिक परेशानियां होंगी। आपको अपनी लाइफ में हमेशा किसी न किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस बना रहता होगा, आपको किसी न किसी तरीके से विचारों में आप फंसे रहते होगे, आपको कोई ना कोई टेंशन हमेशा बनी ही रहेगी। 7th हाउस की अगर बात की जाए तो 7th हाउस बिजनेस का होता है, विवाह का हाउस माना जाता है, तो आपको या तो विवाह की टेंशन बनी रहेगी कि विवाह हो नहीं रहा, या फिर विवाह होने के बाद टेंशन बनी रहेगी कि विवाह होने के बाद में जो घटनाएं हो रही हैं उससे आप परेशान हो। और ऐसा नहीं कि आगे पीछे वाले हाउसेज ही हो, मान लीजिए कोई शुभ ग्रह किसी हाउस में बैठा है और उसी हाउस में उसके साथ में कोई 2 पाप ग्रह बैठे हों, जिनमें से एक की डिग्री उससे ज्यादा है और एक की डिग्री उससे कम है, तो भी यह माना जाएगा कि उस हाउस में पाप कर्तरी योग बना हुआ है। अब डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री का मतलब होता है कि कोई भी ग्रह उस हाउस में कितने कदम चला है। हर हाउस को 30 कदम मिलते हैं। अब वो एक्सप्लेन करना थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी बस इसको समझाने के लिए बता देता हूं कि हर हाउस में कोई भी ग्रह 30 कदम चल सकता है, जिसे डिग्री का नाम दिया जाता है। आप किसी भी ग्रह को देख लो, 30 डिग्री से ज्यादा वो कभी नहीं दिखाई देगा। तो जो एग्जांपल अभी हमने देखा था, मान लीजिए शनि, चंद्रमा और राहु 7th हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन शनि 10 डिग्री का है, चंद्रमा 15 डिग्री का है और राहु 20 डिग्री का है। तो इसका मतलब शनि 10 कदम चला था, उसके बाद 15 कदम पे चंद्रमा बैठा हुआ है, उसके बाद 20 कदम पे राहु, मतलब चंद्रमा राहु और शनि के बीच में आ गया। तो सेम हाउस में होने पे भी पाप कर्तरी योग बन जाता है। अब ये पाप कर्तरी योग भी समझ में तो आ गया होगा, लेकिन इसका निवारण क्या है? इसका निवारण होता है कि जो भी शुभ ग्रह पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है, चंद्रमा हो गए, गुरु हो गए, बुध हो गए, जो भी ग्रह यहां फंसा हुआ है, आपको उसके उपाय करने हैं। अब हर एक ग्रह के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियोस मैंने बना रखे हैं कि किस ग्रह के लिए क्या दान होता है, क्या चीजें होती हैं। अभी मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि अगर पाप कर्तरी योग में कोई शुभ ग्रह फंसा हुआ है तो उस ग्रह से रिलेटेड रेमेडीज कीजिए। गुरु के लिए केसर का तिलक लगाइए, चंद्रमा के लिए सफेद वस्तुओं का दान करें या चंद्रमा को अर्घ देना चालू करें, बुध के लिए हरी वस्तुओं
वस्त्रों का दान करना चालू कीजिए। बहुत सारे उपाय होते हैं, बस जो शुभ ग्रह फंसा हुआ है उसका अगर आप उपाय कर लेते हैं तो उस हाउस के और उस ग्रह के बुरे परिणाम आपको मिलने बंद हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ चंद्रमा की बात की जा रही है तो चंद्रमा का ही एक योग होता है जो अकेला इंसान की जिंदगी में बहुत परेशानियां लेके आ जाता है, जिसे कहा जाता है केम द्रुम योग। केम द्रुम योग किसी की भी कुंडली में तब बनता है जब चंद्रमा अकेला पड़ जाता है। अकेला पड़ने का मतलब आपकी पूरी कुंडली में चंद्रमा जहां कहीं पे भी बैठा है उसके साथ में भी कोई ग्रह ना हो और उसके एक हाउस पहले और एक हाउस आगे भी कोई ग्रह ना हो, तो इसे कहा जाता है केम द्रुम योग। क्योंकि चंद्रमा जो है वो अकेला पड़ गया, उसके साथ में भी कोई ग्रह नहीं है, आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, एक जगह अकेला फंसा हुआ चंद्रमा। अब चंद्रमा होता है मन की शांति का कारक। अगर केम द्रुम योग आपकी कुंडली में है तो आपका मन हमेशा अशांत रहता है। आपको हमेशा चाहिए होता है कि कोई आपके साथ में बैठे बात करे, लेकिन आपको उसी चीज की कमी पड़ती है। आप अपने दोस्तों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो। ऐसे लोग पीपल प्लीजर बन जाते हैं कि दूसरों को बोल रहे हैं कि आ जाओ भाई, पैसे मैं खर्चा कर दूंगा, पार्टी कर लो, या फिर ट्रिप पे जाने के लिए मैं पैसे दे दूंगा, मेरे साथ चल पड़ो। आपने देखा होगा कई लोग होंगे ऐसी आपकी लाइफ में भी जो खुद पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप बस उनके साथ आके पार्टी कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी कुंडली में केम द्रुम योग बना हुआ है, उसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये वो लक्षण है जो केम द्रुम योग होने पे होता है। इंसान हमेशा दूसरों की मदद करता रहता है, लोगों को इसके साथ रहना पसंद होता है, पीपल प्लीजर होता है, जैसा मैंने कहा ये। लेकिन जरूरत पड़ने पे कुछ ना कुछ ऐसा सीन बन जाता है कि कोई इसका साथ देने के लिए खड़ा ही नहीं होता। इमोशनली ये हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता है। इसको हमेशा यही चीज लगती है कि कोई जरूरत पड़ने पे मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कोई मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इसके हमेशा लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होते हैं कि इसको जरूरत पड़ने पे कोई कभी खड़ा नहीं होता। अब ये योग आपकी कुंडली के किसी भी हाउस में बन सकता है, और जिस हाउस में ये योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो उस हाउस से रिलेटेड मानसिक परेशानियां आपको रहेंगी। अगर सेकंड हाउस में बन जाता है तो धन से रिलेटेड परेशानियां आपको रहेंगी। अगर फोर्थ हाउस में बन जाता है तो भूमि, भवन, वाहन, माता से रिलेटेड परेशानी आपको, मानसिक परेशानी आपको रहेंगी। सेवेंथ हाउस में बन जाता है तो बिजनेस से रिलेटेड, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड परेशानी आपको रहेंगी। और आप ये चीज देखोगे कि ये जो परेशानियां हैं ये फिजिकल इतनी ज्यादा नहीं है। हो सकता है कि आपके पास में घर हो, गाड़ी हो सकता है आपके पास सैलरी अच्छी हो, लेकिन आपको उससे रिलेटेड कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। मतलब आप हो सकता है कि बहुत अच्छी सैलरी कमाते हो, लेकिन आपका मन उसमें नहीं मानता कि यार मेरे को इससे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए थी, मैं तो इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं। हो सकता है कि आपके पास एक घर हो, गाड़ी हो, लेकिन आपको हमेशा यही लगता रहे कि मेरे को तो दूसरी गाड़ी चाहिए थी, ये वाली नहीं मिली। ऐसा होता भी है कि आप एक गाड़ी के बारे में खरीदने के लिए मन बना के बैठे हुए थे कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, ये गाड़ी खरीदनी है, वही गाड़ी नहीं मिलेगी, उसके अलावा कोई दूसरी गाड़ी आपको लेनी पड़ेगी। तो ये मेजरली मानसिक परेशानियां लेके आता है। हाँ, एक चीज इसमें एक्सेप्शन होता है कि अगर गुरु ग्रह की दृष्टि किसी भी तरह से चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, अगर गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही हो, चाहे वो केम द्रुम योग बना भी रहा हो, तो इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं देता। गुरु की दृष्टि के बारे में ये बात खास है, किसी भी तरीके का कितना भी बुरा से बुरा योग बन रहा हो, पाप कर्तरी योग बन रहा हो, कोई और भी योग बन रहा हो, अगर गुरु की दृष्टि उस योग के ऊपर, उस ग्रह के ऊपर, उस हाउस के ऊपर पड़ जाए तो उस हाउस में परेशानियां नहीं आती, एटलीस्ट कम तो जरूर हो जाती हैं। इसके बाद अगला योग आता है विष योग। विष योग का मतलब होता है जब शनि और चंद्रमा आपकी कुंडली में एक साथ आकर बैठ जाएं तो इसे विष योग कहा जाता है। किसी भी हाउस में, अगेन इसमें कोई स्पेसिफिक हाउस की बात नहीं है, किसी भी हाउस में अगर चंद्रमा और शनि साथ में बैठे हैं तो इसे विष योग कहा जाता है। अब ये बेसिकली क्योंकि कंजंक्शन की बात है तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि जो कंजंक्शन है वो अगर क्लोज कंजंक्शन है, मतलब दोनों चंद्रमा और शनि की जो डिग्री हैं उनमें 10 या मैक्सिमम 15 डिग्री का अंतर होना चाहिए। लोग तो 10 डिग्री मानते हैं, मैं तो 15 बहुत सेफर साइड के लिए बोल रहा हूं। 10 डिग्री से ज्यादा का अंतर अगर इनमें है तो उसे कंजंक्शन नहीं माना जाता। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर चंद्रमा जो है वो 5 डिग्री का है और शनि 25 डिग्री के हैं तो चाहे दोनों साथ में भी बैठे हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया ना, डिग्री का मतलब होता है कितने कदम चले। मतलब चंद्रमा 5 कदम चला था और शनि जो है वो उससे 20 कदम आगे निकल चुके हैं, 25 पे बैठे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे को किसी तरीके का इफेक्ट नहीं डालेंगे। वहीं चंद्रमा अगर 5 डिग्री का है, शनि 10 डिग्री के हैं, तो पास पास में ही है, तो इसमें विष योग का असर पड़ता है। अब क्योंकि चंद्रमा और शनि यहां पे हैं, चंद्रमा भावनाएं हैं, शनि कठिनाइयों का कारक माना जाता है, तो इस इंसान की लाइफ में किसी ना किसी तरीके की कठिनाइयां बनी ही रहती हैं।
कोई ना कोई मानसिक परेशानी इसको बनी रहती है। ये इंसान जो है, क्योंकि शनि भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव बने रहते हैं। थोड़े थोड़े दिनों में या तो इसकी जॉब बदलती रहेगी, या फिर इसकी जॉब में प्रोफाइल बदलती रहेगी, या फिर इसको कोई ना कोई चेंजेस अपनी जॉब में थोड़े थोड़े दिनों के बाद में करने ही पड़ते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हम कंजंक्शन देख रहे हैं, दो ग्रहों की युति देख रहे हैं, तो ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ग्रह आगे है और कौन सा ग्रह पीछे है। अगर मान लीजिए चंद्रमा की डिग्री कम है, शनि की डिग्री ज्यादा है, चंद्रमा 5 डिग्री का है, शनि 10 डिग्री के हैं, तो मतलब चंद्रमा शनि की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे केस में इमोशनल इश्यूज ज्यादा होते हैं। आपके माता जी को परेशानी हो सकती है, हड्डियों की दिक्कत हो सकती है, आप इमोशनल प्रॉब्लम्स में रह सकते हो, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है ना, क्योंकि चंद्रमा कोमलता दिखाता है, मन की भावनाएं दिखाता है, शनि हार्डवर्क दिखाते हैं। तो आपकी बातें लोग नहीं समझ रहे, आपकी भावनाएं लोग नहीं समझ रहे, आपको इस चीज का एहसास हो सकता है। वहीं अगर शनि कम डिग्री के हैं, चंद्रमा ज्यादा के हैं, शनि 5 डिग्री के हो गए, चंद्रमा 10 डिग्री के हो गए, तो मतलब शनि चंद्रमा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो शनि जॉब का भी कारक होते हैं, कार्य का कारक होते हैं। तो आपके जॉब में आपको बार बार परिवर्तन देखने को मिलता है। चंद्रमा परिवर्तन का कारक है, तो आपको या तो थोड़े दिनों बाद जॉब बदलनी पड़ेगी, हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद में आपकी नई जॉब लग रही है, आप एक सेक्टर में थे दूसरे में चले गए, एक कंपनी में थे दूसरी में चले गए, एक डिपार्टमेंट में थे दूसरे में चले गए, या फिर आपको जॉब में ही किसी न किसी तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जिस वजह से आपको खुद उसे छोड़ना पड़ता है। जॉब में या बिजनेस में प्रॉब्लम बनी ही रहती है अगर शनि कम डिग्री के हैं और चंद्रमा ज्यादा डिग्री के हो। तो ये विष योग जो होता है, ये जॉब के लिए इश्यूज लेके आता है, कार्य क्षेत्र में इशू लेके आता है। अब अगेन प्रॉब्लम बता दी, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सबसे मेन तो होता है विष योग की एक स्पेसिफिक पूजा होती है, ठीक है ना। आप विष योग की पूजा करवा सकते हो, ये आपको विष योग के प्रभाव कम करने में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो चंद्रमा और शनि के इंडिविजुअल उपाय भी कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए आप चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कीजिए, रात में निद्रा योग होते हैं वो करना शुरू कीजिए। शनि के लिए शनि गायत्री मंत्र का पाठ करना चालू कीजिए, शनिवार के दिन दान करना चालू कीजिए। तो या तो दोनों के अलग अलग उपाय करें, वरना सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप विष योग की पूजा करवाएं, वो भी आपको इस विष योग से मिलने वाले प्रभावों को कम कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले दोष के बारे में, जो होता है ग्रहण दोष। अब ग्रहण तो आप जानते ही हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दो टाइप के होते हैं, वही आपकी कुंडली में भी बनते हैं। अगर सूर्य या चंद्रमा के साथ में राहु या केतु बैठ जाएं तो इसे ग्रहण दोष कहा जाता है। मतलब सूर्य के साथ में केतु या राहु बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ में राहु या केतु बैठा हुआ है, तो इसे ग्रहण दोष कहा जाएगा। अब पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य आपकी होता है पद, प्रतिष्ठा, मान, समाज में जो आपकी इज्जत होती है उसे डिनोट करता है सूर्य, पिता को डिनोट करता है। तो अगर सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में बना है, मतलब सूर्य के साथ में राहु या केतु बैठे हुए हैं, इस केस में आपके मान सम्मान में कमी आती है। ऐसा नहीं कि लोग आपकी बेइज्जती कर देंगे, आपकी डिजायर्ड रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल पाती। आपको हमेशा ये मलाल रह जाता है कि मेरे को इससे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए थी, मैं इससे ज्यादा इज्जत डिजर्व करता हूं, मैं जो भी काम कर रहा हूं वो दूसरों से अच्छा कर रहा हूं, मुझे उसके बराबर की इज्जत नहीं मिल रही। सोशल रेपुटेशन जो है वो उतनी अच्छी आप नहीं बना पाते। ये नहीं कहूंगा खराब रहती है, ये कह रहा हूं कि जितनी आप चाहते हो, डिजायर जो आपकी है उतनी अच्छी नहीं बन पाती। क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक होते हैं, तो आपके पिता को किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हो, अपने लाइफ में, करियर में उन्हें प्रॉब्लम्स देखनी पड़े, ऐसा भी देखा जाता है। वहीं अगर ये ग्रहण योग चंद्रमा के साथ में बन रहा हो तो राहु और केतु दोनों के साथ इसके प्रभाव अलग अलग होते हैं। अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठ के ग्रहण योग बना रहा है तो ऐसे इंसान के इमोशंस बहुत ज्यादा ही खुल के सामने आते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, कई लोगों को आपने देखा होगा कि कोई इंसान परेशान है तो पूरे मोहल्ले को पता है कि आज वो इंसान रो रहा है, वो इंसान परेशान है, छाती पीट पीट के सबको दिखाते हैं, परेशानियां बोलते हैं, अपनी जो दुख होते हैं, परेशानियां होती हैं उसे चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे होते हैं। ये होता है चंद्रमा और राहु के केस में। चंद्रमा भावनाएं हैं, राहु एक्सपेंशन का कारक है, भावनाएं एक्सपेंड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। वहीं केतु गुप्त चीजों का कारक है, छुपाने का कारक है, सीक्रेटिव होने का कारक है। तो अगर केतु के साथ में चंद्रमा का ग्रहण दोष बन रहा हो तो ऐसा इंसान अपनी फीलिंग्स कभी किसी को बता ही नहीं पाता। वो खुश है, दुखी है, अपनी जिंदगी में उसके परेशानियां चल रही हैं, अच्छा चल रहा है, ये बात कभी दूसरे इंसान को पता ही नहीं होती। उसके खुद के वाइफ, खुद के हस्बैंड, खुद के माता पिता को भी ये नहीं पता होता कि वो इंसान कितना परेशान है। डिप्रेशन वगैरह की जो चीजें होती हैं वो ज्यादातर ऐसे लोगों में देखी जाती हैं, क्योंकि अपनी भावनाएं ये एक्सप्रेस करना ही नहीं जानते। ये कोई भी परेशानी होगी उसे अपने तक ही रखेंगे, दूसरों को बताएंगे नहीं, और ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां लेके आता है। और इस ग्रहण योग से बचने के अगर उपायों की बात की जाए तो आप सूर्य के उपाय करें, चंद्रमा के उपाय करें, राहु और केतु के उपाय करें। दान करना ही आपके लिए एकमात्र उपाय होता है।
अगर मान लीजिए जैसे सूर्य ग्रहण का आपके में योग बना हुआ है, तो आप सूर्य को जल चढ़ाना चालू कीजिए, ठीक है ना। राहु के चीज़ों का दान करना चालू कीजिए, राहु के मंत्र का पाठ करना चालू कीजिए। चंद्रमा के साथ में सेम योग बने हुए हैं, तो सेम चंद्रमा को जल चढ़ाइए, चंद्रमा को, चंद्रदेव को प्रसन्न करने के काम कीजिए। केतु के वस्तुओं का दान कीजिए, राहु की वस्तुओं का, मतलब ग्रहण दोष अगर है तो राहु और केतु दोनों की वस्तुओं का दान तो आपको करना ही है। साथ में किसके है, सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, वो डिपेंड करेगा कि आप उसके साथ में उनकी भी उपासना करें। इसके बाद आता है अमावस्या योग। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक ही घर में बैठे हुए हैं तो इसे कहा जाता है अमावस्या योग। अमावस्या योग होने पे इंसान को इमोशनल चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। ऐसा इंसान फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहा हो या फिर किसी और फिजिकल चीजों से, परेशानियों से गुजर रहा हो, ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिलता। ऐसे इंसान को मेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब किसी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, बहुत अच्छी सैलरी पे काम कर रहा है, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत अच्छा घर है उसके पास, गाड़ी है उसके पास, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है। अगेन किसी भी हाउस में बन सकता है ये योग। जिस हाउस में बनेगा स्पेशली उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। अगर सेकंड हाउस में बना है तो धन से रिलेटेड परेशान रहेगा, सिक्स्थ हाउस में अगर है तो जॉब से रिलेटेड परेशान रहेगा, 10th हाउस में है तो कर्म स्थान में किसी न किसी चीज से परेशान रहेगा। ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल बन जाता है ऐसे इंसान का। अब हो सकता है कि आप किसी दूसरी परेशानी के लिए, दूसरी किसी चीज के लिए उपाय कर रहे हो, फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स बनी ही हुई हैं, तो ये जो योग हैं ये हो सकते हैं उन परेशानियों का कारण। आपकी कुंडली में अगर इनमें से कोई भी योग बन रहा है, आप इनके उपाय जब करना चालू कर देते हैं तो आपको लाइफ में परेशानियां, दिक्कतें कम होनी शुरू हो जाती हैं। अब आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।